हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं परमाणु और नाभिक मींस एटम और न्यूक्लियाई के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले। तो क्या है, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हमारी टीम ने बहुत एनालाइज करके, बहुत मेहनत करके फिर आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाले। आप क्या करें, इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से करके जाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस 100% रहेंगे। और आप क्या करें, इनको कर लें, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इन चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से आएंगे, इससे आउट कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और सीधी सी बात है, अगर आप पूछे कि किस बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सीधी सी बात है ये ऑल वर्ल्ड के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी पे बेस्ड बोर्ड है। जैसे यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी, जितने भी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड हैं सबके लिए 2025 के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके आपके लिए निकाले। तो क्या करें, हम यहाँ पे इनका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे और क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। लेकिन क्या है, वीडियो में क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चन की वजह से वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम थोड़ा फास्टली करेंगे। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में इनके आंसर देखने तो आप मेरे चैनल पे जाके डिटेल वीडियो को देख सकते। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहले आता है, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं तथा उसकी शर्त क्या होती है। मीन्स व्हाट इज द परमानेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम कॉल्ड एंड व्हाट आर इट्स क्या कंडीशंस। तो पहला क्वेश्चन है, क्या स्थायी कक्षाएं किसे कहते हैं। तो आपने क्या था, और मैंने बोला मैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन लॉन्ग वीडियो ना हो इसलिए थोड़ा फास्टली बताऊंगा। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो स्थायी कक्षा का मीन्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपको पता है ये न्यूक्लियस होता है अपना, और इसके अराउंड क्या होते हैं, इसके अराउंड हमारे होते हैं कोष। इसके अराउंड क्या होते हैं, कोष होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इन कोष में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन इन कोष में घूमते हैं, और सीधी सी बात है, जिस कोष में इलेक्ट्रॉन घूमता है और उस कोष में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए कोई भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, उसे स्थायी कक्षा कहते हैं। तो सीधी सी बात है, क्या है, ऐसी कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, स्थायी कक्षाएं कहते हैं। सीधी सी बात है, इसका ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में, मान लो कि फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्थायी कक्षा है, तो जब ये नाभिक के चारों तरफ घूमेगा तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, इसी बोलते हैं हम स्थायी कक्षा। सीधी सी बात है। फिर क्या है, उसने बोला है क्या, इसकी शर्त क्या होती है। तो आपको पता है इसकी शर्त क्या होती है, इसकी शर्त होती है इसका जो कोणीय संवेग होता है एम वी आर, तो ये क्या होता है एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए, उन्हीं कक्षाओं में ये घूम सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, क्या स्थायी कक्षाएं किसे कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, स्थायी कक्षा बोलेंगे। और इसकी शर्त होती है एम वी आर, कोणीय संवेग जो होता है इसका वो होता है एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 है, आयनन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान क्या होता है। तो सीधी सी बात है, डिफाइन क्या, आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज इट्स वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम। आयनन एनर्जी का मीन्स क्या होता है, आयनन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, मान लो यहाँ पे क्या है, ये नाभिक है हमारा और ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये हमारा कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आपको पता है नॉर्मल कंडीशन में वो क्या होता है, जब इसमें कोई चार्ज नहीं होता तो सीधी सी बात है हम उसे परमाणु बोलते हैं। आयन कंडीशन का मीन्स होता है, इससे क्या करो, इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, निकाल दो, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसी बोलते हैं हम आयन। तो यहाँ पे आयनाइजेशन है कि एनर्जी बात करें, आयन तो आपको पता चल गया, प्लस है या माइनस है उसे आयन बोलते हैं। अब आयनन एनर्जी किसे बोलते हैं, तो सीधी सी बात है, इस परमाणु के अंदर से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो क्या परमाणु को दी गई वह ऊर्जा जिससे परमाणु क्या हो, आयनित अवस्था में पहुंच जाए। सीधी सी बात है, आप इसको ऊर्जा दोगे, ये इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को लेकर परमाणु से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और उसी को क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। और क्या होगा, आपको पता है हाइड्रोजन के लिए इसका मान कितना होता है, हाइड्रोजन के लिए होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन
वोल्ट इसका मान हाइड्रोजन के लिए होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिडवे नेतांक का मान लिखिए। तो सीधी सी बात है, रिडवे नेतांक का मान कितना होता है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो सीधी सी बात है, हमने 3 क्वेश्चन क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या करना है हमें, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु की संरचना के लिए क्या सूचना प्राप्त हुई, या हम कह सकते हैं कि हाँ, मतलब ये है, उसने बोला है कि अल्फा कण प्रकीर्णन जो था उस पे क्वेश्चन पूछा है, अल्फा कण प्रकीर्णन को पूछा है। उसने पूछा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु की संरचना के लिए क्या सूचनाएं प्राप्त हुई, क्या इंफॉर्मेशन मिली उसे, जो रदरफोर्ड ने किया था। तो सीधी सी बात है, क्या है, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने एक स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की, जिसके आधार पर उन्होंने निम्न निष्कर्ष निकाले। तो सीधी सी बात है, आपको सिंपल बताए, ये कहां से पूछा गया है, अल्फा कण प्रकीर्णन से। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन क्या था उसे समझाइए, या रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर क्या निष्कर्ष बताए निकाले उसे समझाइए। बहुत ज्यादा क्या है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि उसने क्या किया था, उसने एक स्वर्ण की पिंडी ली थी और उस पर अल्फा कणों की बमबारी की थी। फिर उसने निष्कर्ष निकाले थे, कैलकुलेशन निकाले थे कि परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। तो सीधी सी बात है, आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि परमाणु का स्ट्रक्चर ऑलरेडी कैसा होता है। तो आपको पता है परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम बनाए तो बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड क्या होते हैं, कोष होते हैं, सेल होते हैं। अब क्या किया उसने, सीधी सी बात है, उसने यहां पे क्या किए, अल्फा कणों को डाला। तो जब आपको दिख रहा है कि परमाणु कैसा है, खाली है, और अल्फा कण क्या होगा, अल्फा कण जाएंगे तो इससे क्या निकल जाएंगे, सीधे इस तरह से निकल गए, और जो इसके नाभिक के बराबर में आते हैं अल्फा कण, को हल्के अपने रास्ते से मार्ग से विचलित हो जाते हैं, और ये जो सामने आता है वो वापस चला जाता है। और आपको मोस्टली पता भी है, परमाणु का स्ट्रक्चर आपने देखा है, तो आपको पता है परमाणु क्या है, परमाणु मोस्टली खाली होता है, और आपको पता है कि नाभिक पे कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और हीलियम कण पे भी कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो आंसर क्या है, आंसर थोड़ा क्या करें आप, स्मार्ट तरीके से करें। यहाँ पे जो लिखा है वो ऑलरेडी आपको पता है, आपको बस परमाणु का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बाकी पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है परमाणु क्या है, खाली है, और परमाणु में क्या है, परमाणु का आकार बहुत बड़ा है, और इसमें जो पॉजिटिव नाभिक है वो बहुत छोटा है, सीधी सी बात है। और आपको पता है अल्फा कण भी पॉजिटिव है और नाभिक भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षण करेगा, रिपेल करेगा। तो आपको ऑलरेडी ये चीज पता है। तो अब देखो क्या क्या किया था उसने क्या क्या किया था, ये ऑलरेडी आपको पता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और किससे, अल्फा कण प्रकीर्णन जो प्रयोग उसने किया था। यहाँ पे देखो, अब अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पिंडी से बिना विचलित सीधे निकल जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। आपको पता है, देखो ये है, और मोस्टली क्या है, जब खाली है तभी तो क्या निकल रहे हैं, ये सीधे निकल रहे हैं। तो उसने निष्कर्ष निकाला कि भाई जब ये अल्फा कण डायरेक्टली सीधे निकल रहे हैं तो परमाणु मोस्टली खाली है। दूसरा क्या था, कुछ अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण थोड़े कोण पे विक्षेपित हो गए। मैंने बोला जब ये दूर से तो विक्षेपित नहीं हो पाए, जब ये पॉजिटिव, अल्फा कण भी पॉजिटिव है और नाभिक भी पॉजिटिव है, और जब ये पास जाएगा इसके तो प्रतिकर्षण करेगा तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगा, पॉजिटिव फोर्स की वजह से विचलित हो गए। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक सूक्ष्म भाग में पाया जाता है या स्थित है। इसका मीन्स समझ आया, क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटे से भाग में है तो बहुत कम अल्फा कणों को विचलित कर रहा है। अगर ये बड़े भाग में होता तो ज्यादा को करता। तो सीधी सी बात है, हम इसको कह सकते हैं।
और यहाँ पे ये सबको मैंने एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में बताया, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थोड़ा फास्टली बताऊंगा वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हो गया, आगे देखो क्या, बहुत ही थोड़े कण, लगभग क्या एक कण उसी पद में वापस लौटा, अर्थात 180 पे लौटा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष निकला, यहाँ पे देखो बहुत कण वापस लौटे, तो क्या इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष निकला कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है तथा परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान एक अति क्षेत्र में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। और आपको ये लाइनें लिखने में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी सब आपको दिख रहा था, परमाणु आपको ऑलरेडी दिख रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है परमाणु खोखला है, खाली है, नाभिक बहुत छोटा है और पॉजिटिव चार्ज है इस पे, और ये अल्फा कणों को प्रतिकर्षित करेगा। अब यहाँ पे देखो, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, जो इसने अल्फा कण प्रकीर्णन किया था उसका टोटल का अल्फा कण प्रकीर्णन करने से जो निष्कर्ष निकाले उसके बेस पे ही उसने एक अपना परमाणु मॉडल दे दिया। तो क्या था देखो, और मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, जिसको परमाणु का स्ट्रक्चर पता है वो डायरेक्टली भी लिख देगा, ऐसे डायरेक्टली लिख देगा। ये देखो, अब उसने क्या है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, यहां से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा। ये 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है, क्या निष्कर्ष निकाले उसने, क्या था उसका मॉडल, ये देखो रदरफोर्ड के मॉडल की बात करें और उसकी कमियों को लेकर, तो पहला क्या था, पहला था परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है, आपने देखा था अभी खाली था। क्या, परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान एक सूक्ष्म क्या भाग में पाया जाता है। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है, देखो आपको पता है ये हमारा क्या नाभिक, ये हमारा क्या नाभिक, और उसके अराउंड क्या है हमारे कोष, कोष है ना, तो आपको मोस्टली दिख रहा है क्या, ये खाली है, तो सीधी सी बात है नाभिक क्या दिख रहा है आपको, बहुत छोटा दिख रहा है ना, बहुत छोटा दिख रहा है। और आपको पता है इसका टोटल का टोटल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है, नाभिक पे होता है। तो और अब आप ये समझिए कि टोटल द्रव्यमान की बोल रहा है, तो सीधी सी बात है टोटल द्रव्यमान इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें तीन होते न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान हम लगभग अप्रोक्स 0 मान लेते हैं, तो बचा किसका द्रव्यमान, जिसके वजह से परमाणु का द्रव्यमान होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक में होते हैं। तो इसका मीन्स ओवरऑल द्रव्यमान भी नाभिक में है, और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज तो नाभिक पे होता ही है प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो ये हो गया। अब धनावेश क्या है, परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान एक सूक्ष्म भाग में पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। मैंने बोला अगर आपको नाभिक परमाणु का स्ट्रक्चर पता है तो ये पॉइंट सब आप देख के भी लिख सकते हो, बेटर रहेगा कि आप स्मार्ट तरीके से उससे देख के अच्छे से बना ले और लिख सकते हो। आगे देखो नेक्स्ट है हमारा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार के तुलना में बहुत छोटा हो सकता है। मैंने बोला ना, ये तो आपको परमाणु का स्ट्रक्चर देख के खुद भी लिख सकते हो, ये पॉइंट तो ज्यादा रटने की जरूरत है नहीं। आपने देखा अभी बहुत छोटा था, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। अभी आपको पता ही है ऐसे न्यूक्लियस होता है ना, और सबसे पहले यही डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वृत्ताकार कक्षा में इस तरह से घूमते रहते हैं। और क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या, देखो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। आपने कूलाम लॉ में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, नाभिक के पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, और आपको पता है क्या होता है, अपोजिट चार्ज के बीच क्या होता है, विपरीत चार्ज के बीच क्या होता है आकर्षण। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कूलाम लॉ से आकर्षण लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन होगा। तो क्या किया था यहाँ पे उसने बोल दिया, क्या क्या इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। अब इसकी कमियां क्या रही, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, तो सीधी सी बात है ये मॉडल परमाणुओं के स्थायित्व को समझाने में असफल रहा, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। इन दोनों पॉइंट को समझ लो आप। हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल क्या है, ये हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, इसने ये बोला था इसकी कमी क्या रही थी, इसकी कमी रही थी ये
कि जैसे हमारा ये होता है, ये हमारा नाभिक और ये हमारे इसके चारों अराउंड क्या होते हैं, कोष होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें घूमता है। तो क्या था नाभिक का, क्या ये परमाणुओं के स्थायित्व को बताने में असफल रहा। इसका मीन्स ये होता है, इसने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या होता है, लगातार घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो लगातार घूमता है, और जब ये लगातार घूमता है, जब ये लगातार घूमता है तो सबने बोला सी सी बात है, जब ये लगातार घूमेगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। जैसे आप जानते हो कि जब आप लगातार काम करोगे तो आपकी एनर्जी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा आपकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आप नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसे ही बोला कि जब ये कंटिन्यू घूमता है तो सी बात है, एनर्जी खत्म हो गई, नाभिक में गिर जाना चाहिए। जब नाभिक में गिर जाएगा, नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे और परमाणु ही खत्म हो जाएगा। तो वो नहीं बता पाई चीजों को कि घूमता है तो कैसे घूमता है, ऊर्जा देता है नहीं देता है, इसीलिए बोला कि रेखीय क्या परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या ये करने में असफल है। दूसरा क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। रेखीय स्पेक्ट्रम का मीन्स होता है कि जब ये ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो सीधी बात है, जब ऊपर कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, जब नीचे कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उससे कुछ लाइन्स हमें मिलती है, उसे रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वो ये भी नहीं बता पाई जब ऊपर नीचे जाता है तो किस तरह से स्पेक्ट्रम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको करने। दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल स्पष्ट कीजिए। अब क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल। बोहर मॉडल की बात करेंगे तो बोहर ने किस आधार पे दिए, कभी कभी शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि बोहर ने किस आधार पे परमाणु मॉडल दिया, तो सीधी सी बात है क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बोहर का परमाणु मॉडल अब हम देखने वाले। तो याद रखना ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखो आप क्या क्या दिया उसने। अब जो कमियां रह गई थी, जो कमियां रदरफोर्ड के मॉडल में रह गई थी, वो यहाँ पे उसने बताई। अब उसने रदरफोर्ड ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है कि नहीं होता है, लेकिन इसने बता दिया। देखो इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए अपनी निश्चित व स्थायी कक्षाओं में घूमता है। इसका मीन्स ये हुआ जो उसकी निश्चित कक्षा होती है, स्थायी कक्षा होती है, उसमें घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। जब वो ऊपर वाली कक्षा में जाएगा, देखो 1 मिनट में पूरा मॉडल समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखो ये नाभिक है, ये इसके अराउंड क्या है, कोष है, तो सीधी सी बात है ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन की जो स्थायी कक्षा है वो ये है। जब स्थायी कक्षा ये है तो इसमें जब ये घूमेगा तो कोई भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, लेगा, और जब ये नीचे जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। यहाँ पे यही इसने बताया। तो क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए अपनी निश्चित या स्थायी कक्षा में घूमता है। अपनी कक्षा में घूमेगा, कोई ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग का मान h, ये ऐसा होगा, ये बाय मिस्टेक हो गया, NH/2 पाई। ये भी बहुत अच्छे से पता है। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमेगा जिसमें कोणीय संवेग उसका किसके बराबर होना चाहिए, NH/2 पाई के बराबर होना चाहिए। क्या कोणीय संवेग क्या होना चाहिए, MBR = NH/2 पाई के बराबर होना चाहिए। तो सीधी सी बात है उन्हीं कक्षाओं में वो घूम सकता है। आगे क्या है, देखो आगे उसने बोला सामान्य नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्नतम ऊर्जा कक्षाओं में रहते हैं, निम्नतम कक्षाओं में रहते हैं। क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च कक्षा ऊर्जा वाली कक्षाओं में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यही मैं अभी बता दिया था। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, यहाँ पे। जब ये ऊपर वाली कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा अवशोषित करेगा, नीचे वाली में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और इसमें घूमेगा तो ना ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा ना अवशोषण करेगा। तो ये हो गया, इसने बोला। और कितनी ऊर्जा देगा, उत्सर्जन या अवशोषण करेगा तो डेल्टा E = होगा E2 - के E1। E2 - E1 का मीन्स माने कि इसमें जिसमें ये रह रहा था कि उसकी ऊर्जा मान लो E1 है, और जिसमें ये गया तो उसकी ऊर्जा E2 है। तो क्या होगा, तो कितना ऊर्जा क्या करेगा, ऊपर वाली कक्षा में जाएगा तो E2 - E1 के बराबर ऊर्जा लेगा। और मान लो कि ऊपर गया है, ये E2 कक्षा में है और E1 में जाएगा तो E2 - E1 के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। ये हो गया। फिर उसने बोला बोला उसने ये हो गया। तो इसके तीनों पॉइंट हो गए, इसने 3 पॉइंट बोले थे।
तो इसका तो परमाणु मॉडल बिल्कुल सिंपल ही है, 3 बातें हैं इसमें। अगला क्या है, अगला है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तरों के आरेख खींचिए तथा स्पेक्ट्रम रेखाओं की लाइमर वार्मर पाश्चन श्रेणी की उत्पत्ति समझाइए। इन श्रेणियों के लिए कौन सी क्या स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में मिलती है। तो सीधी सी बात है, इसका ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन था, तो मैं इतनी फास्टली से जल्दी समझा नहीं पाता, उसे टाइम लगता है बहुत। तो इसका क्या है, सोल्यूशन मैंने नहीं दिया हुआ है, और मैंने पहले भी बोल दिया कि टोटल ओवरऑल सॉल्यूशन क्लास में बहुत अच्छे से मैंने एक पॉइंट समझा के कराए हैं। अगर आपके पास नोट्स ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उससे कर लें, नहीं है तो सीधी सी बात है, आप मेरी वीडियो में जाके वहां से सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा, कौन सा, एक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप अच्छे से करके जाएं, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करके जाएं बहुत अच्छे से, और उसके बाद आपको करना है क्या, आपको करना है बोहर का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल। ये तीनों क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोहर का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, और यहाँ से क्वेश्चन आपको लॉन्ग एक मिलेगा ही मिलेगा पक्का। तो आगे चले, अब आगे हम देखने वाले हैं क्या, ये हो गया। आगे देखो, अब आता है हमारा पहला चैप्टर परमाणु वाला कर लिया, इतने ही क्वेश्चन वहां पे इंपोर्टेंट थे। मैं वो क्वेश्चन लेके आया जिनके 100% आने के चांस है, ऐसे नहीं कि सबका बड़ा क्वेश्चन बढ़ती, इंपोर्टेंट जो आएंगे ही आएंगे। अब चलते हैं हम दूसरे चैप्टर पे, नाभिक पे। तो पहला क्वेश्चन है, क्यूरी की परिभाषा दीजिए, क्यूरी की क्या, किस भौतिक राशि का मात्रक बताइए तथा क्यूरी का मान कितना होता है। तो क्यूरी की परिभाषा क्या होती है, आपको पता है, जब कोई नाभिक या कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ, आप जानते हो जब पदार्थ टूटेगा तो उसका नाभिक भी टूटेगा, तो जब रेडियो एक्टिव पदार्थ लगातार टूटता है तो कितनी दर से टूटता है, कितनी दर से के मीन्स वो 1 सेकंड में कितनी बार टूटा, वो उसकी दर होती है। आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा, फिजिक्स में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे अगर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है हमारा, इसका मीन्स ये हमारे पास रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ उन्हें कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ हम उनको बोलते हैं जो क्या होते हैं, लगातार टूटते रहते हैं ऑटोमेटिकली। तो जैसे हमारे पास रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो ये क्या करेगा, लगातार टूटेगा, टूटा फिर और टूटा, फिर और टूटा, फिर इस तरह से ही टूटा रहता है। तो 1 सेकंड में कितनी बार वो टूटा, वो उसकी दर होती है, रेट होता है। तो यहीं पे ये बोला है कि अगर क्या किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड, अगर 1 सेकंड में क्या हो, 1 सेकंड में वो कितनी बार टूटे, कितनी बार विघटित हो, 3.7 × 10⁻10 1 सेकंड में विघटित हो, तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी अर्थात 1 क्यूरी कहलाती है। आप ऐसा लिख देना कि क्या सक्रियता कितनी होगी, सक्रियता मींस उसकी रेट कितनी होगी, दर कितनी होगी, वो 1 क्यूरी होगी। अगर कोई भी परमाणु, कोई भी नाभिक, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है रेडियो एक्टिव पदार्थ टूटेगा तो उसका परमाणु भी टूटेगा, परमाणु टूटेगा तो नाभिक भी टूटेगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर कोई परमाणु टूट रहा है तो उसके कितना, 1 सेकंड में कितनी बार टूटा, वो 3.7 × 10⁻10 बार 1 सेकंड में टूटा। तो इसको ही क्या बोलते हैं हम, इसकी क्रियाशीलता को, सक्रियता को 1 क्यूरी कहते हैं। और इसका मान आपको पता है कितना होता है, 1 क्यूरी इक्वल होता है 3.7 × 10⁻−10 क्या, विघटन प्रति सेकंड, और इसका मात्रक विघटन प्रति सेकंड बोल दो या वेक्यूरल बोल दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। आगे, नाभिक की द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है और परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न। तो सीधी सी बात है, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से कराया, बस यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को बताना है फास्टली। तो Na है, यहाँ पे Na है, और यहाँ पे होता है 11, यहाँ पे होता है 20। तो ये सब जानते हैं, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक Z, इसको बोलते हैं हम परमाणु भारी द्रव्यमान संख्या A। और आपको पता है जितना परमाणु क्रमांक होता है इतनी इसमें प्रोटॉन होते हैं, और आपको पता है जितना द्रव्यमान संख्या होती है इतने उसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिला के होते हैं। इसकी नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है, इसी से क्वेश्चन आपके आंसर निकल सकते हैं। तो आपको पता है द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या साफ साफ दिख रहा है, द्रव्यमान संख्या क्या है, न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या क्या है, किसी नाभिक के अंदर, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि किसी परमाणु में कुल न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि किसी परमाणु में क्या कुल न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। और आपको पता है द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, और परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं, आपको पता है प्रोटॉनों की संख्या को तो परमाणु क्रमांक बोलते हैं, सिंपल सी बात है।
अब उसने क्या पूछा है, भिन्न है, भिन्न का मतलब डिफरेंट बताना है। तो सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल सा फंडा है, जिस दो में डिफरेंट बताया उनमें दो में जो भी आपने पढ़ा है वो आप लिख दो, दोनों में डिफरेंट खुद ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो क्या देखो, किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की क्या संख्या के योग को, मतलब आप योग को लिख दो या ये लिख दो कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और द्रव्यमान संख्या को ऐसे निरूपित किया जाता है, इसे परमाणु द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और क्या है यहाँ पे, हाँ, जबकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, इसे जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया क्या क्या होता है, तो वही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखिए, अब आगे बोला है समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारी किसे कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, आपको बताना है। तो आपको पता है समस्थानिक का मीन्स क्या होता है, समस्थानिक का मीन्स होता है जो एक ही स्थान पे हो। संभारिक का मीन्स सिंपल सा पता है आपको, भार बराबर होगा। समन्यूट्रॉनिक का मीन्स न्यूट्रॉन, सम का मीन्स होता है समान। देखो सम का मीन्स होता है समान, सम का मीन्स क्या होता है समान, स्थानिक का मीन्स होता है स्थान, तो जिनका स्थान समान होगा समस्थानिक होंगे। सम का मीन्स होता है समान, भारिक का मीन्स होता है भार, तो जिनका समान भार होगा संभारिक होंगे। और सम का मीन्स समान है, न्यूट्रॉनिक का मीन्स होता है न्यूट्रॉन, तो जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी वो सम न्यूट्रॉनिक होंगे। अब आप किसी की भी डेफिनेशन निकाल सकते हैं, किसी भी डेफिनेशन। क्या अब आपको पता है समस्थानिक का मतलब होता है, जैसे हमारे पास ये होती है, क्या होती है, आवर्त सारणी होती है, तो आवर्त सारणी में सबको स्थान मिलता है ना, जैसे हाइड्रोजन को हमारा फर्स्ट स्थान हाइड्रोजन को मिलता है, फिर सेकंड स्थान इधर जाके आगे जाके मैंने कम बनाए क्योंकि जगह कम है, बस मैं डायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड स्थान किसे मिलता है, इसे फर्स्ट स्थान मिलता है, इसे सेकंड स्थान मिलता है, वो किसके अकॉर्डिंग, परमाणु क्रमांक के। और परमाणु क्रमांक की क्या है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। इसका मीन्स ये होगा इस स्थान पे वो ही सब आ सकते हैं जिनका स्थान फर्स्ट हो, तो वो फर्स्ट स्थान पे आ जाएंगे। अब फर्स्ट स्थान पे आएगा कौन, तो सीधी सी बात है जिनका परमाणु क्रमांक सेम होगा वो फर्स्ट स्थान पे आएगा। अब परमाणु क्रमांक सेम होने का मीन्स है उसमें प्रोटॉन की संख्या सेम होगी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिनका परमाणु क्रमांक सेम हो वो समस्थानिक होते हैं। या हम प्रोटॉनों के अकॉर्डिंग देखें तो जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी वो समस्थानिक होते हैं। संभारिक का मीन्स आपको पता है जिनमें क्या होगा, जिनका भार समान होगा संभारिक होंगे, या द्रव्यमान संख्या समान होगी संभारिक होंगे। सम न्यूट्रॉनिक का मीन्स साफ साफ है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी सम न्यूट्रॉनिक होंगे। तो हम तीनों की डेफिनेशन यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समस्थानिक क्या होते हैं, ऐसे नाभिक जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। अगर आपको और इजी चाहिए तो आप बस इतना लिख सकते हैं, ऐसे नाभिक जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है समस्थानिक कहलाते हैं, बात खत्म। दूसरा क्या है, संभारिक कौन से होते हैं, ऐसे नाभिक जिसमें देखो न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं, परंतु क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या संभारिक कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। और ये अगर आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो कि ऐसे नाभिक जिसमें जिनकी ऐसे नाभिक जिनमें क्या होती है द्रव्यमान संख्याएं समान होती है संभारिक कहलाते हैं। फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि वह नाभिक जिनके क्या वह नाभिक जिनके भार समान होते हैं संभारिक कहलाते हैं। आप तीन तरह से लिख सकते हो, पूरा लिख दो या बस इतना लिख दो कि ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है संभारिक कहलाते हैं, या ऐसे लिख दो कि ऐसे नाभिक जिसमें क्या जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहलाते हैं, या ऐसे लिख दो कि ऐसे नाभिक जिनके भार समान होते हैं संभारिक कहलाते हैं। आप कितना भी इजी कर सकते हो, मैं सब तरीके से बता रही हूं। आगे क्या है, आगे देखो सम न्यूट्रॉनिक क्लियर पता है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी नाभिक के अंदर, तो ऐसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। छुट्टी। फिर आता है नाभिक के द्रव्यमान क्षति से क्या समझते हैं, द्रव्यमान क्षति कि नाभिक के बंधन ऊर्जा से किस तरह से कोरिलेशन होता है। तो इसको बस एकदम हम टॉपिक को समझ लेंगे। क्या होता है आपको पता है कि नाभिक जो बनता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से मिलकर बनता है। तो क्या करोगे आप, नाभिक बनाओगे तो न्यूट्रॉन भी लेकर आओगे और नाभिक बनाओगे तो आप प्रोटॉन भी लेकर आओगे, दोनों को लेकर आओगे और यहाँ पे इनको एक जगह बांध दोगे, नाभिक आप बना दोगे। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जितने आप न्यूट्रॉन लाए और प्रोटॉन लाए इनका टोटल द्रव्यमान हमने काउंट किया, तोला, नापा। फिर हमने इस नाभिक क्योंकि आपको पता है सीधी सी बात है न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपने लाकर क्या किया, इनसे नाभिक बना दिया। तो आपने देखा
कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का टोटल जितने हम लाए हैं उनका द्रव्यमान कितना है। फिर हमने देखा कि इनसे जो नाभिक बनाया उसका द्रव्यमान कितना है, तो हमने देखा कि भाई इनके टोटल द्रव्यमान को जब हमने देखा, फिर नाभिक के टोटल द्रव्यमान को देखा, तो हमने देखा कि नाभिक का द्रव्यमान इससे द्रव्यमान थोड़ा कम है, तो उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति का मतलब होता है द्रव्यमान कम हो गया। रियल में क्या होना चाहिए था, जितने हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाए थे उनका द्रव्यमान और नाभिक का द्रव्यमान सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नाभिक का द्रव्यमान थोड़ा कम आता है, उसी बोलते हैं द्रव्यमान की क्षति, द्रव्यमान की हानि। देखो वही ना, वही बोलते हैं। तो हम क्या बोल देते हैं, देखो किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों से क्या होता है, कुछ कम होता है, इसे द्रव्यमान, इस द्रव्यमान को अंतर को नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब मैं और सिंपल भाषा में बताऊं, आप लिख सकते हो किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान क्या होता है, न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों के द्रव्यमान से क्या होता है, कुछ कम होता है, और इसी को द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज आप ऐसे यूज कर सकते हो, इसमें थोड़ा हार्ड है। नाभिकीय विखंडन क्या है, इसे प्रदर्शित करने वाला एक समीकरण दीजिए। अब यहाँ पे पूछा है ना बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा में रिलेशन भी पूछा है, तो सीधी सी बात है किसी की भी बंधन ऊर्जा अगर आपको निकालनी है तो आप कैसा निकाल सकते हो, डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये भी निकाल सकते हो कि कितनी ऊर्जा निकली है। ये दूसरा फॉर्मूला अपना जो होता है वो होता है डेल्टा एम में आप क्या करो 931 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास एमईवी में एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे नाभिक के विखंडन, विखंडन का मीन्स होता है नाभिक का मीन्स, नाभिक को विखंडन का मीन्स होता है टूटना, नाभिक का मीन्स, नाभिक को विखंडन का मीन्स टूटना। तो नाभिक के विखंडन क्या होता है, जब कोई नाभिक ज्यादा भारी होता है तो ज्यादा बड़ा होता है। आपको पता है कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को नाभिकीय बल बांधे रखता है, और जब नाभिक ज्यादा भारी हो जाता है तो उसे नाभिकीय बल बांधे नहीं रख पाता, वो नाभिक टूट जाता है, उसे कहते हैं नाभिक विखंडन। नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा एक नाभिक है, अब नाभिकीय बल इसे न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को बांधे नहीं रख पा रहा, तो क्या होगा, ये नाभिक टूट जाएगा, टूट गया, इसी बोलते हैं हम नाभिकीय विखंडन। तो उसने पूछा नाभिकीय विखंडन क्या है, इसे प्रदर्शित करने का एक समीकरण दीजिए। एग्जांपल लिखना है आपको, मींस देखो क्या यहाँ पे देखो नाभिकीय विखंडन क्या है, जब दो भारी नाभिक लगभग दो बराबर भागों में, नहीं भारी दो भारी नाभिक नहीं होंगे, एक भारी नाभिक होगा। यहाँ पे प्रिंटिंग में जब क्या, यहाँ पे जब दो नहीं एक ही नाभिक तो भारी है, वो टूट के क्या बना रहा है, दो हल्के नाभिक बना रहा है, सीधी बात है। वही तो लिखना है, जब एक भारी नाभिक लगभग दो बराबर नाभिकों में टूट जाते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब आता है नाभिकीय संलयन। ऐसे पूछेगा जैसे नाभिकीय विखंडन पूछा है, ऐसे पूछता है नाभिकीय विखंडन को उदाहरण सहित बताइए, नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित बताइए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ, लेकिन ये पूछेगा कैसे, पूछेगा नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित बताइए। संलयन का मीन्स क्या होता है, देखो यहाँ पे समझो, नाभिक का मीन्स नाभिक, और संलयन का मीन्स होता है जुड़ना। तो यहाँ पे एक नाभिक दो नाभिकों में टूट रहा था, यहाँ पे उसका उल्टा होगा, यहाँ पे दो नाभिक या दो से ज्यादा नाभिक आपस में मिलकर एक नाभिक बनाएंगे, तो इसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। देखो यहाँ पे क्या है, ये दो नाभिक है माना हमारे पास, दो नाभिक है, और दोनों नाभिकों ने मिलकर क्या बना लिया, एक नाभिक बना लिया, इसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। संलयन का मीन्स होता है मिलना, नाभिक मिलकर एक बना लेंगे। तो सीधी सी बात है, जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या वाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा का क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे बोलेगा। वो बोलेगा कि क्या बंधन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए, या बंधन ऊर्जा को समझाइए। तो सीधी सी बात है, बंधन ऊर्जा क्या होती है, बंधन ऊर्जा का मतलब समझ लो, बंधन ऊर्जा का मीन्स ये होता है, देखो अभी बताया था द्रव्यमान क्षति और ये एक ही बात है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बनते हैं। आपको पता है बंधन ऊर्जा का मीन्स ये होता है, आप न्यूट्रॉन लोगे और प्रोटॉन लोगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन लोगे, और इनको आप क्या करोगे, बांधोगे नाभिक में। जब इनको आप बांधोगे नाभिक में तो यहाँ से क्या होगा, आपको पता है द्रव्यमान लॉस होगा, द्रव्यमान कुछ लॉस होगा, और उस द्रव्यमान के साथ आपको कुछ ऊर्जा निकलेगी। यहाँ से क्या निकलेगी, कुछ ऊर्जा निकलेगी, तो उसे बोलते हैं बंधन ऊर्जा। देखो नाम से ही पता चल गया, बंधन का मीन्स बांधने में, ऊर्जा का मीन्स ऊर्जा। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधने में नाभिक में जो उत्सर्जित होती है, निकलती है, उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। समझ आया।
क्योंकि आइंस्टीन ने बताया था अगर किसी का द्रव्यमान जाएगा तो उसके साथ ऊर्जा भी जाएगी, तो डिटेल में मैंने बताया हुआ है, आप वहां पे भी और डिटेल में समझ सकते हैं। तो क्या किसी नाभिक की, देखो यहाँ पे लिखा है, फिर मेरी लैंग्वेज लिखना आप, यहाँ पे पीपीटी में कैसा लिखा है देखो, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। ये थोड़ा हार्ड पड़ता है, मेरी लैंग्वेज आप लिख लेंगे बेटर रहेगा। क्या कि किसी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधने पर जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन को नाभिक में बांधने पर जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है निकलती है उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो सीधी सी बात है, ये दोनों चैप्टर के हम लेकर आए थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या थे, ये दोनों चैप्टर के परमाणु नाभिक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो सीधी सी बात है, बहुत हल्के चैप्टर है ये और आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। और जिन बच्चों को फेल होने का डर है, न्यूमेरिकल आर्टिकल नहीं आते उनसे, तो वो इसको जरूर देखें। और यहाँ पे क्या है, ना ही न्यूमेरिकल है ना ही सीधी सी बात है आर्टिकल है, मोस्टली यहाँ से थ्योरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सभी बोर्ड के लिए है जो एनसीईआरटी बेस है, और इन क्वेश्चन को आप जरूर करके जाएं। और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आपको और डिटेल में एक्सप्लेन समझना है तो आप चैनल पे जाके, आप मेरे चैनल पे जाके और डिटेल वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो क्या है, आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं और हर एक चैप्टर के हम इसी तरह से इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे।